जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा है आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, हम लोग जो है एनसीईआरटी की जो क्लास 8 है उसका जो हम लोग चैप्टर नंबर 3 पढ़ रहे हैं। इसमें हम लोग जो है इसमें टॉपिक वाइज आपको जो है ये पूरे लेक्चर आपको प्रोवाइड हो रहा है। अगर आप चाहेंगे तो लाइव क्लास आपको जो है प्रोवाइड करा दी जाएगी। अगर आप लाइव क्लास की अगर डिमांड करते हैं तो आपको लाइव क्लास प्रोवाइड हो जाएगी, ठीक है। अगर 10 बच्चे अगर कहते हैं कि सर मतलब जो है हम लोग को लाइव क्लास चाहिए तो आपको लाइव क्लास मिल जाएगी, ठीक है ना, एनसीईआरटी की। ठीक है, तो फ्रेंड्स हम लोग इसको देखते हैं। तो हम लोग इस चैप्टर का क्या नाम देख रहे हैं, मतलब इस चैप्टर का नाम क्या है। तो चैप्टर, इस पूरे चैप्टर का नाम है जो है ग्रामीण क्षेत्र पर मतलब अंग्रेजों का शासन। मतलब अंग्रेजों का शासन कैसे हो रहा है ग्रामीण क्षेत्रों पर। तो हम लोग इसमें कहाँ तक आ चुके हैं, तो जो है यहाँ पर आ चुके हैं इस टॉपिक पर, ठीक है। तो भारत में ब्रिटेन की बढ़ती दिलचस्पी, यानी भारत में जो है ब्रिटेन की दिलचस्पी कैसे बढ़ रही है, अब देखिए। अब इसके पहले अगर आपने जो है इसके पहले लेक्चर नहीं देखा है तो थोड़ी प्रॉब्लम होगी, तो आप प्लीज उसे जाकर देख लें। इसको प्लेलिस्ट आपको बना हुआ है आपका इस चैनल पर, ठीक है। यूरोप में नील की बढ़ती मांग को देखते हुए ईस्ट इंडिया कंपनी भी भारत में नील की खेती बढ़ाने के रास्ते ढूंढने लगी। आपको पता है कि जो है अगर आप इसका पिछला लेक्चर देखे होंगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। तो क्या होता है कि जो है मतलब जो यूरोप है वो क्या करती है कि जो है भारतीयों से अपने जो है हिसाब से कृषि करवाती है। यानी भारतीय किसानों से, किसानों पर टॉर्चर कैसे करती है। तो भारतीय किसानों पर टॉर्चर इस तरह से करती है, इस तरीके से कि यूरोप में मान लीजिए कि डिमांड है गेहूं की, वहाँ पर गेहूं की उपज नहीं हो रही है और उन लोगों को गेहूं चाहिए, तो क्या करेंगे वो लोग, तो भारत से वो जो है जबरन जो है क्या करेंगे, तो गेहूं की कृषि करवाएंगे, ठीक है ना। उस तरह क्या था कि यूरोप में नील की जो है नील की डिमांड बढ़ गई, तो ये लोग क्या कराने लगे, भारतीयों से अब नील की जबरदस्ती खेती कराएंगे। तो ये बातें दी गई हैं। 18वीं सदी के आखिरी दशकों से ही बंगाल में नील की खेती, जो है नील की खेती तेजी से फैलने लगी थी। बंगाल में पैदा होने वाला नील दुनिया के बाजारों पर छा गया था। 1788 में ब्रिटेन द्वारा आयात किए गए नील में भारतीय नील का हिस्सा केवल 30% था और 1810 में ब्रिटेन द्वारा आयात किए गए नील में भारतीय नील का 95% हिस्सा हो चुका था। आप समझ सकते हैं कि जो 1788 में जो यही ब्रिटेन है जब नील की आयात करता था तो उसमें भारतीय नील की हिस्सेदारी कितनी थी, तो मात्र और मात्र 30%। लेकिन यही जब डिमांड बढ़ गया तो 1810 में जब ये लोग क्या कराने लगे, भारतीयों से इसकी कृषि कराने लगे, इसकी खेती कराने लगे भारतीय किसानों से जबरदस्ती तौर पर। तो अब इसी जो है जो ब्रिटेन है, ठीक है, जो वो आयात कर रहा है, तो उसके आयात का जो मतलब आयात में कितना माना जाता है, 100%, ठीक है। तो उस 100% में जो है 95% हिस्सा आप सोच सकते हैं कहाँ से आता है, तो भारतीयों से। यानी 95% जो है नील कहाँ से ये लोग लेते हैं, तो भारत से, ठीक है। जैसे जैसे नील का व्यापार फैला, कंपनी के अफसर और व्यावसायिक एजेंट नील के उत्पादन में पैसा लगाने लगे, यानी इन्वेस्टर आप इसे कह सकते हैं। समय बीतने के साथ कंपनी के बहुत सारे अधिकारियों ने नील के अपने कारोबार पर ध्यान देने के लिए अपनी नौकरियां छोड़ दी। यानी जो है ईस्ट इंडिया कंपनी में, ठीक है, जो काम कर रहे थे, जो अधिकारी, जो लोग जो काम कर रहे थे, वो क्या करते हैं कि इस कंपनी में जॉब करना छोड़ देते हैं, ठीक है। इस कंपनी में जॉब करना छोड़ करके क्या करते हैं, तो नील की खेती का बिजनेस करना शुरू कर देते हैं। यानी कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग आपने नाम सुना होगा ना, उस टाइप का समझ लीजिए। भारी मुनाफे की उम्मीद में स्कॉटलैंड और इंग्लैंड के बहुत सारे लोग भारत आए और उन्होंने नील के बागान लगा लिए। यानी अब सोचिए जो मतलब जैसे कि जो ब्रिटेन के जो बड़े बड़े लोग हैं, जो बिजनेस क्लास के लोग हैं, वो क्या कर रहे हैं, वो इंडिया में आ रहे हैं और इंडिया में आकर क्या कर रहे हैं, वो भारतीय श्रम के द्वारा, भारतीय किसानों के द्वारा वो लोग क्या कर रहे हैं, तो कृषि करा रहे हैं, ठीक है ना। यानी एक तरह से कृषि क्या होने लगा, उसमें एक मुख्य व्यापार के रूप में उभर गया भारतीयों में, मतलब भारत में। और लेकिन कौन कर रहा था, इसका फायदा किसको हो रहा था, तो टोटली और टोटली ब्रिटेन को हो रहा था, ठीक है ना। जिनके पास नील की पैदावार के लिए पैसा नहीं था, उन्हें कंपनी और नए नए बैंक के कर्ज देने को तैयार रहते थे, क्योंकि आपको पता है ना कि जिस क्षेत्र में डिमांड ज़्यादा होता है तो उसमें फिर उस क्षेत्र में आपको लोन भी बहुत अच्छे से प्रोवाइड हो जाती है, ठीक है। अब नील की खेती कैसे होती थी। नील की खेती के दो मुख्य तरीके होते थे, निज और रैयती, ठीक है। निज खेती की व्यवस्था में बगान मालिक खुद अपनी जमीन में नील का उत्पादन करते थे। यानी जो निज खेती है, ठीक है, इसमें क्या करेंगे, जो बगान मालिक होगा, जैसे कि जो मान लीजिए ब्रिटेन के जो लोग आए हैं, वो लोग क्या करेंगे, इसमें खुद खेती करवाएंगे, ठीक है ना, खुद खेती करेंगे इसमें।
तो वह जमीन खरीद लेते थे या जो है दूसरे जमींदारों से जमीन भाड़े पर लेते थे और मजदूरों को काम लगाकर नील की खेती करवाते थे। यानी नीज खेती क्या है? तो नीज की खेती जो है आपको पता है, इसमें कोई ब्रिटेन का व्यक्ति, एग्जाम्पल समझ लीजिए, कोई कोई ब्रिटेन का जो है व्यक्ति है, एक व्यक्ति भारत आता है और भारत में आकर क्या करता है कि वो जो है जमींदारों से या किसानों से जो है लीज पर जमीन ले लेता है 10 साल के लिए, 20 साल के लिए, ठीक है। और उस जमीन पर क्या करता है? तो नील की खेती करवाता है भारतीय मजदूरों द्वारा, ठीक है। तो यही क्या है? तो जो है नील की खेती है। यहाँ पर आप देख सकते हैं सेंट डोमिंगियो में गुलामों की बगावत अगस्त 1791 में जो है, जनवरी में जो है क्या है, तो चित्र बना हुआ है, ठीक है। 18वीं शताब्दी में फ्रांसीसी बागान मालिकों ने कैरिबियाई द्वीप समूह में स्थित फ्रांसीसी उपनिवेश सेंट डोमिंगियो में नील और चीनी का उत्पादन शुरू किया। इन बागानों में काम करने वाले अफ्रीकी गुलाम 1751 में बगावत पर उतर आए। उन्होंने जो है बागान जला दिए और अपने धनी मालिकों को मार डाला। 1792 में फ्रांस ने अपने उपनिवेशों में दास प्रथा समाप्त कर दी। इन घटनाओं की वजह से कैरिबियाई द्वीपों में नील की खेती ठप हो गई। यानी इसमें किसकी बात हो रहा है? इसका हम लोग जो है पिछले लेक्चर में इसको देखे थे, तो वो उसी की घटनाएं हैं। ये लोग क्या करते हैं, जबरन जो है किसानों से उस अफ्रीका जो है, अफ्रीका में आपको पता होगा कि अफ्रीका जो है, इसमें हम लोग को पढ़ने को भी मिलेगा कि अफ्रीका से जो है मतलब जो बहुत गरीबी है ना, आज भी गरीबी है वहां पर। तो जो अफ्रीका के जो लोग हैं, इनको जो है दास के तौर पर खरीदा जाता था, ठीक है। यानी इनकी जो है बिड लगाई जाती थी, खरीदारी होती थी, और वो खरीद कर जो है क्या करते थे ये लोग? तो कृषि कार्य में लगाते थे। इसे दास प्रथा आपने नाम सुना होगा, ठीक है, वैसा ही है कुछ, ठीक है। तो उसी में क्या होता है, एक समय आने के बाद जो है ये लोग विरोध कर देते हैं और विरोध पर उतर जाते हैं। तो उसी का जो यहाँ पर जो है फुल फिगर यहाँ पर चित्रित किया गया है। तो हम लोग कल देख लेंगे किसमें, जो इसका नेक्स्ट वीडियो आएगा आपको, तो उसमें आपको क्या देखने को मिलेगा कि जो है निजी खेती है उसमें समस्याएं क्या है। अब निजी खेती क्या है, आपको मैंने बताया कि जो है मान लीजिए कोई एक मालिक है, एक मालिक क्या करता है, भारत आता है और भारत की जो है कुछ जमीनों को खरीद लेता है, और या खरीद लेगा या उसे लीज पर ले लेगा या भाड़े पर, आप समझ सकते हैं। और उसमें क्या करके कि नील की जो है खेती करवाएंगे, किसके द्वारा? मजदूरों के द्वारा, मजदूरी देकर, ठीक है। तो ये बातें हैं, इसकी समस्याएं क्या रही हैं, इसको हम लोग देख लेंगे, ठीक है। यहाँ पर गुलाम दिया हुआ है। गुलाम किसे कहते हैं? तो ऐसा व्यक्ति जो किसी दास स्वामी की संपत्ति होता है। गुलाम के पास कोई आज़ादी नहीं होती है, उसे अपने मालिक के जो है अपने मालिक के लिए काम करना होता है। यानी उसका जो मालिक हो जो है उसका काम करेगा, मालिक का जो है मतलब मालिक के आदेशों का पालन करेगा। ये चीज़ आप अच्छे से समझते हैं, ठीक है। अब जो है हम लोग नेक्स्ट किसको देखेंगे, निज खेती की समस्याएं क्या थी।